अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैरियर वॉच के साथ मैं हूं इतरतुल्ला। इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि आपको कैरियर काउंसलिंग और कैरियर डिसीजन से रिलेटेड कुछ एडवाइसेस दी जाएं जो आपके कैरियर के लिए बेहतर साबित हों। हमने पिछले एपिसोड्स में कैरियर प्लानिंग टूल्स को डिस्कस किया, हाउ टू मेक कैरियर डिसीजंस पे बात की, हाउ टू बिल्ड रेफरेंसेस पे बात की, हाउ टू ग्रूम प्रोफेशनली हमने बात की, हमने रेज्यूमे राइटिंग और कवर लेटर्स पे बात की है। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ख़ास है। आज हम इंटरव्यू स्किल्स पे बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाती है और इंटरव्यू की जो नर्वसनेस है, जो एक स्ट्रेस होता है इंटरव्यू का, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसी भी नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कितनी अच्छी है वो बहुत ज़रूरी है ना। प्रेपरेशन की जहाँ बात हुई तो तैयारी, उसमें सबसे पहली चीज़ है रिसर्च, कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है। सबसे पहले जब आप व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब यू शुड डू द रिसर्च, व्हेन यू रिसीव द इंटरव्यू कॉल यू शुड डू द रिसर्च, एंड व्हेन यू आर रेफर्ड फॉर अ पोजीशन यू शुड डू अ रिसर्च। फॉर एग्जांपल, आज आप जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मालूम कीजिए कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोजीशन पे रोल क्या है, वहाँ पर सैलरी मुझे कितनी डिमांड करनी होगी, कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, कौन कौन सी लोकेशंस पे, किन किन सिटीज़ में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है, उसका सक्सेस ट्रैक क्या रहा है। ये तमाम रिसर्च आपको किसी ना किसी तरह जो है आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी। इसी तरीके से व्हेन यू रिसीव एन इंटरव्यू कॉल, आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ हो और आपको किसी दिन अचानक से इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो आपको आपकी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू रिसीव एन इंटरव्यू कॉल और वो आपको कहते हैं कि जनाब आपका कल इंटरव्यू है, परसों इंटरव्यू है, तो ये जो टाइम आपके पास है कल परसों 2-3 दिन का इंटरव्यू के बीच में, उस दौरान आप रिसर्च कीजिए, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से जब आप किसी को सीवी भेजते हैं कि यार ये मेरी सीवी है फलानी पोजीशन के लिए, आप प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो इस दौरान जब आप किसी कंपनी में सीवी फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी के हाथों, तो तब भी आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। किस किस्म की रिसर्च? सबसे पहले तो कंपनी का मालूम कीजिए कि कंपनी करती क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में काम कर रही है, कंपनी का कल्चर जानने की कोशिश कीजिए, कंपनी का सक्सेस ट्रैक, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कंपनी की वेबसाइट। हर कंपनी की एक कॉर्पोरेट वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे कंपनी की तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं। आप वेबसाइट को ब्राउज़ कीजिए इंटरव्यू से पहले, तो आपको बहुत सी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर वहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप फाइनेंशियल्स देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ टॉक टू द पीपल यू नो अबाउट दैट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे लोग हैं, इससे आप किसी बैंकर को सीवी दे रहे हैं और इत्तेफाक से जिसको आपने सीवी दी थी उसी के बैंक से इंटरव्यू की कॉल आ रही है, तो योर फर्स्ट सोर्स ऑफ रेफरेंस कौन होगा, फर्स्ट सोर्स ऑफ रिसर्च कौन होगा? वही शख्स, वही साहब जिनको आपने अपनी सीवी दी थी और उन्होंने आपकी सीवी फॉरवर्ड की। तो आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, नेचर ऑफ जॉब के बारे में मालूम कीजिए, शिफ्ट्स क्या होंगी, टाइमिंग्स क्या होंगी, सैलरी क्या क्या चल रही है, क्या डिमांड करनी चाहिए, कंपनी का कल्चर कैसा है, कंपनी किस तरह की है, ये तमाम चीज़ें आपको वो साहब बता सकते हैं। तो ये रिसर्च बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आपको इंटरव्यू कॉल रिसीव हो तो उस दौरान आपने क्या करना है? जब इंटरव्यू कॉल रिसीव हो तो नोट डाउन कीजिए सबसे पहले द नेम ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर ऐसा होता है कि आपने बहुत सी जगहों पे अनसॉलिसिटेड सीवीज़ फॉरवर्ड की होती हैं, बहुत सी जगहों पे सीवीज़ दी होती हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि किसी जॉब पोर्टल पे, किसी अखबार के अंदर आपने जॉब ऐड देखा, आपने सीवी फॉरवर्ड कर दी, वहाँ पर कंपनी का नाम मौजूद नहीं था, तो आपको नहीं पता कि मैंने किस कंपनी में अप्लाई किया है। तो और बहुत सी कंपनीज पॉपुलर भी नहीं होती कि आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, सब लोग जानते हैं, वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आएगी तो आप फ़ौरन जान जाएंगे हाँ फलानी कंपनी है, आपके जहन में भी रहेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कोई फॉर एग्जांपल ABC कॉरपोरेशन, तो आप नहीं जानते ये ABC कॉरपोरेशन कौन सी कंपनी है और आपको लगता है कि आपके जहन से मिस हो जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है कि आप इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। व्हेन यू रिसीव एन इंटरव्यू कॉल, उस दौरान बात करते हुए पेन पेपर लेके आप कंपनी का नाम नोट कीजिए, जिसने कॉल की है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु कॉल्ड यू, जिन साहब ने कॉल किया है उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका नाम क्या है, उसके बारे में नोट कीजिए। डेट, टाइम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एक्सटेंशन, कि किस दिन आपका इंटरव्यू है, किस टाइम पे इंटरव्यू है, और आप उस कंपनी का फ़ोन नंबर, कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन आप ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। पोजीशन, डिपार्टमेंट, कौन से पोजीशन के लिए इंटरव्यू है, कौन से डिपार्टमेंट में की जॉब की में पोजीशन है जिसके लिए आपको इंटरव्यू की कॉल आई है। उसके अलावा नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरव्यूअर, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरव्यू जो शख्स लेने वाला है, जो साहब आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो वो साहब कौन है, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उसके अलावा उनका अगर कोई फ़ोन या एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं?
होता ये है कि आपको आज इंटरव्यू की कॉल आई, उन्होंने कहा आपका 1 हफ्ते के बाद इंटरव्यू है या 2-4 दिन के बाद इंटरव्यू है, आपने सुना और आप भूल गए। उसके बाद 2-4 दिन के बाद आप जिस कंपनी से कॉल आई थी, अगर कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कंपनी का नाम भूल गए। जिन साहब ने कॉल किया था आप उन साहब का नाम भूल गए। जिन साहब ने इंटरव्यू लेना है उनका नाम भूल गए। फ़ोन नंबर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल के अंदर मौजूद है, CLI पे जो आया हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं शायद याद हो, तो आपको याद हो कि किस डेजिग्नेशन के लिए कॉल किया था या किस पोजीशन के लिए कॉल किया था, ये आपको याद हो। अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ, कई मरतबा मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो इंटरव्यू के लिए आते हैं, रिसेप्शन पे पहुंचते हैं तो वो कहते हैं जी किसी कामरान साहब के साथ इंटरव्यू है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है जी यहाँ तो कोई कामरान है ही नहीं। कहते नहीं, वो एक्चुअली मुझे कॉल आई थी, फलाने साहब ने फलाने दिन फ़ोन किया था, नाम मुझे याद नहीं है किन साहब ने किया था, लेकिन वो कह रहे थे कि कोई कामरान साहब हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू लेंगे। ओ, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए? नहीं, वो कामरान नहीं है, वो काशिफ साहब हैं, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बेहतर यह है कि किसने फ़ोन किया है, कौन साहब इंटरव्यू लेंगे, उनका फ़ोन नंबर क्या है, मालूमात कीजिए। फॉर एग्जांपल, फ़ोन नंबर लेना क्यों ज़रूरी है, एक्सटेंशन लेना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप इंटरव्यू के लिए निकलते हैं और आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, आप नहीं निकल पाते, आप इंटरव्यू पे पहुंच नहीं पाते, तो आप फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, तो आज मैं नहीं आ सकूँगा, मैं कल आ सकूँगा। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अक्सर ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन इंटरव्यू है, आपने उस वक्त तो हामी भर दी कि हाँ जी मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ, फिर आप रिग्रेट कर रहे हैं कि यार उस दिन तो मेरा पेपर था, पेपर फाइनल एग्जाम छोड़ूं या इंटरव्यू छोड़ूं समझ नहीं आ रहा। इट्स बेटर टू कॉल योर एम्प्लॉयर बैक एंड टेल देम कि भाई मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है, मैं नहीं आ सकूंगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसीलिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जिस दिन इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ था उस दिन अचानक से कोई स्ट्राइक हो जाए, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आप कैसे जाएंगे? तो उस दिन अगर आपने साहब का नाम नोट नहीं किया, फ़ोन नंबर नोट नहीं किया, प्रॉपर्ली चीज़ें नोट डाउन नहीं करी, तो आप फॉलो अप नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से रिलैक्स एंड टॉक, जब भी इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप रिलैक्स करें। होता यह है कि अक्सर जी आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से इंटरव्यू की कॉल आ गई और आपने पूरी गाड़ी चलाते चलाते ही इंटरव्यू की कॉल सुन ली और उधर ही इंटरव्यू की बात उसी वक्त कर ली। तो आपको गाड़ी चलानी है, इंटरव्यू की कॉल सुननी है, आप रिलैक्स नहीं है, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपसे क्या बात हुई है, कौन साहब थे, किस सिचुएशन में थी। फॉर एग्जांपल, आप ऑलरेडी ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, उस दौरान में आपको कोई इंटरव्यू की कॉल आती है, आप अपने काम में इतना बिजी हैं और कोई कॉल आई है और आप सुन रहे हैं और आप उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करें और फिर बात करें। इसके अलावा यूज़ मिंग्लिश, उर्दूश, इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप बहुत से लोग हैं जो दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग इन इंग्लिश, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं होते, उनकी इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश स्किल्स अच्छी नहीं होती, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। तो उससे नुकसान क्या होता है? आगे से इंटरव्यूअर इंग्लिश में बात कर रहा है और आप आगे से इंग्लिश में कंटिन्यूसली जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप कहना कुछ चाह रहे हैं, निकल आपके मुँह से कुछ रहा है। तो इंटरव्यूअर जो आपको फ़ोन कॉल कर रहा है उसके जहन में आपका क्या इमेज जा रहा होगा, ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आप एक तरीक़ेकार है कम्युनिकेशन का कि आप मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर लें ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपकी बात है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए। अगर तो आप बहुत अच्छे फ्लुएंट हैं इंग्लिश में बात करने के तो बेहतरीन, अगर आपका इंटरव्यूअर आगे से इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप इंग्लिश में बात कीजिए, अगर वो उर्दू में बात कर रहा है तो आप भी उर्दू में बात कीजिए। होता यह है कि अगर आपका इंटरव्यूअर या जिसने आपको फ़ोन पर कॉल की है वो साहब उर्दू में बात कर रहे हैं और आपकी चूँकि इंग्लिश बहुत अच्छी, तो आप लगातार इंग्लिश 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 बोले जा रहे हैं, तो बेहतर तरीक़ेकार ये है कि जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में उनको जवाब दें। अगर आप इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं हैं तो बेहतर ये है कि बिल्कुल प्योर उर्दू बोलने से बेहतर है कि आप मिक्स लैंग्वेज बोल लें, थोड़े से सेंटेंस इंग्लिश के, थोड़े से सेंटेंस उर्दू के, और जो बात आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में वो आप उर्दू में कह लें। इस तरीके से आपकी बात भी कम्युनिकेट हो जाएगी और मैसेज भी सही कन्वे हो जाएगा। इसी तरीके से जिन साहब ने आपको कॉल की है उनको थैंक यू करना और उनको अप्रिशिएट करना, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कॉलिंग मी। इस तरीके से आपका एक अच्छा इमेज नज़र आता है इंटरव्यूअर को, हाँ, या जिन्होंने फ़ोन किया है कि साहब वाकई एक नोबल, एक अच्छी शख्सियत है जिससे मेरी बात हुई है। तो ये कुछ प्रिपरेशंस थी। इसके अलावा कम प्रिपेयर्ड फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई है तो इस दौरान कम प्रिपेयर्ड फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत से इंटरव्यूअर्स जो हैं वो आपसे जनरली पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं और उसके बाद कहते हैं ओके जनाब, ओके काशिफ साहब, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इस दौरान
इसका आपने जवाब क्या देना है, आप अपने बारे में क्या बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे, एक्सपीरियंसेस बताएंगे, किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो बताएंगे। तो ये शुरू के जो सेंटेंसेस हैं, जो शुरू की बात है, ये आपने रिहर्स करनी है। अपना इंट्रोडक्शन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे जनरली जो लोग मिलते हैं, मुझे पता है कि अगर मैं किसी से मुलाकात कर रहा हूँ या मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन क्या देना है और कितनी बात करनी है और किस किस चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो आपको भी इसी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपनी प्रीवियस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका पुराना, अगर आप कहीं पहले जॉब करते थे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपका रोल क्या था, उस बारे में आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए। इसी तरीके से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अक्सर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो इंटरव्यूज कैंडिडेट से पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो अक्सर कैंडिडेट्स ब्लैंक होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैं इस वक्त क्या जवाब दूं। तो वो कुछ भी, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी नोबल एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने अपने कैरियर प्लानिंग और कैरियर डिसीजंस के वक्त हमने बात की थी कि हर इंसान की एक अपनी शख्सियत होती है, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेसेस होती हैं। तो आपको भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाज़ा होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सी स्ट्रेंथ्स ऐसी होती हैं जो जिसका जॉब से कोई लेना देना नहीं होता, आपके रोल से, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं और आपको जी सेल्स ऑफिसर की जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो क्या ये स्ट्रेंथ आपकी इस इंटरव्यू में काम आएगी? एम्प्लॉयर ने आपसे गाने तो नहीं सुनने ना। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी स्ट्रेंथ्स होती हैं जो आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं होती, तो आपको वो स्ट्रेंथ्स बताने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई एम गुड इन प्लानिंग, और आई एम गुड एट वर्किंग इन अंडर स्ट्रेस, और आई एम अ गुड टीम मेंबर, और आई एम अ गुड टीम प्लेयर, आई वर्क विद टीम टुगेदर। और इस तरह की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसी तरीके से वीकनेसेस, लोग कहते हैं जी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इस किस्म की जो वीकनेस है, ये इसको आप ना दिखाएं। आप इस किस्म की वीकनेसेस बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जी, मैं जब मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो मेरी एक वीकनेस है कि मैं प्रोजेक्ट्स को टाइम से कंप्लीट करने के लिए जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन काम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना वो, मैं समझता हूँ मेरी वीकनेस है। देखा जाए तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है। एम्प्लॉयर कहेगा वाह यार, काम मिलता है तो बंदा काम करने के लिए ऑफिस में बैठ जाता है एक्स्ट्रा, या डेडलाइंस कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, या जल्दी आ जाता है, या लेट बैठ जाता है, या काम टाइम से पहले कर लेता है, फैमिली डिस्टर्ब कर लेता है, लेकिन बंदा जो है ये काम कर लेता है। तो ये है तो वीकनेस, लेकिन आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव इमेज के तौर पे सामने आ सकती है आपके लिए एम्प्लॉयर की। उसके हिसाब से अगर एम्प्लॉयर इस चीज़ को अच्छा समझेगा तो अच्छा समझेगा, और अगर इस चीज़ को बुरा समझेगा तो कोई मसला नहीं है, आपकी वीकनेस ही है, आपसे उसने पूछी है ना, तो आप अपनी वीकनेस ही बता रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सी कंपनीज होती है जहाँ पर लेट सिटिंग का कल्चर होता है, तो और वहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉय देर तक बैठे, देर तक काम करे। तो ऐसा अगर कोई बॉस है जिसके यहाँ कल्चर ही ऐसा है, तो वो उसको एज अ स्ट्रेंथ लेगा। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जो कहती है नहीं, आप टाइम से आएँ, टाइम से जाएँ, अपना वर्क मैनेज करें, फैमिली भी मैनेज करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको एज अ वीकनेस लेगा। तो ये इस किस्म की स्ट्रेंथ्स और इस किस्म की वीकनेसेस आपको बतानी चाहिए। एंड डू नॉट रिहर्स, डोंट मेमोराइज। आप जो भी बात कर रहे हैं ना, उसको रिहर्स करें। रिहर्स करने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा उसको बात करके उसको प्रैक्टिस कर लें, रट्टा नहीं लगा लें, याद ना कर लें कि आप ऐसा बोलना शुरू करें कि जी बिल्कुल ही आप वर्ड टू वर्ड, फुल स्टॉप, कॉमा, सब कुछ याद है आपको और आपको कहाँ क्या बोलना है। इस तरह नहीं, प्रॉपरली रिहर्स होना चाहिए, लेकिन मेमोराइज, रटावा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सैलरी एक्सपेक्टेशंस, प्रिपरेशन करते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जहन में, जैसे हमने कहा था कि ब्लिस एनालिसिस करें। कभी भी किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ब्लिस एनालिसिस करें। तो ब्लिस एनालिसिस में एक्सपेक्टेशंस की, बेनिफिट्स की बात थी कि बेनिफिट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। इसी तरीके से सैलरी एक्सपेक्टेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी मैं तो 40,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, मैं आपको 35 दूंगा, तो क्या आपके लिए काफ़ी है? तो कहता है जी 35 ठीक है, ओके। मैं कहता हूँ नहीं, मैं 30 दूंगा, तो अच्छा 30 भी ठीक है। तो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं हुई ना, तो मैं तो फिर आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक कर रहा हूँ। आप अपनी एक्सपेक्टेशन जहन में रख के जाएं। एंड एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी वन फिगर, इट शुड बी अ रेंज, कि जी मेरे जहन में 35 से 40,000 रुपये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो कहेगा अच्छा 35 से 40, चलो ठीक है। तो फिर वो आपसे नेगोशिएट करेगा, बात करेगा, एक
एक स्ट्रेट फिगर बोल देना। एक साहब ने मुझे कहा जी मैं 50,000 रुपये लूँगा, मैंने कहा मैं आपको 49,000 दूंगा, काम करेंगे? तो वो हंसने लगा वैसे। तो मैंने कहा भाई तो मुझे एक रेंज बताओ ना कि कौन सी रेंज एक्सेप्टेबल है आपके लिए। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसीलिए आपको फिगर कंप्लीटली नहीं बताना होता, एक रेंज बतानी होती है सैलरी एक्सपेक्टेशन की, जिसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च कैसे करेंगे? सैलरी के बारे में ख़ास तौर पे हमारी एक बहुत ही पॉपुलर जॉब पोर्टल है, उस जॉब पोर्टल के ऊपर सैलरी कैलकुलेटर मौजूद है। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखते हुए जो जितने उनके पास कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं, जिनकी सीवीज़ मौजूद हैं, जिनके प्रोफाइल्स उनके पास मौजूद हैं, उसको उस डेटाबेस को देखते हुए उन्होंने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है, जहाँ पर आप जाके मार्केटिंग मैनेजर की, जिसका 5 साल का तजुर्बा हो, MBA इन मार्केटिंग हो, और ये एज ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक की एज हो, तो उनकी सैलरी का वो आपको स्केल बता देगा कि ठीक है जी ये जो है ना 25,000 रुपये से शुरू हो रही है और 95,000 रुपये तक जारी है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो 30 से 35 के दरमियान में काम कर रहे हैं। तो अब आपके जहन में एक आ जाएगा कि हाँ यार, मुझे जो एक्सेप्टेबल फिगर मांगना चाहिए वो 30-35, जो कि मार्केट में ज़्यादातर ये है। तो ये कुछ चीज़ तरीक़ेकार होते हैं जिनके तरीके से आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, किसी ने अगर आपको रेफ़र किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो। आप उन शख्स उससे मिलिए, उनसे बात कीजिए कि जी मेरा इंटरव्यू की कॉल आ गई है, आप बताइए मैं सैलरी की क्या डिमांड करूँ। तो वो कहेगा देखो यार, यहाँ पर ज़्यादा पैसे ना मांगना क्योंकि ये ज़्यादा देने वाली कंपनी है नहीं, तो इतने मांगना, इतने तुम्हें मिल जाएंगे। वो फिर कहेगा कि नहीं यार कम ना मांगना, देखो उनको ज़रूरत है, जिस तरह के तुम बंदे हो तुम्हें आराम से दे देंगे, तुम मांगना ठीक तरीके से तो तुम्हें दे देगा। तो ये रिसर्च होती है आपकी, ये आपकी अपनी प्रेपरेशन होती है, और यही वो प्रेपरेशन है जिसको आप करके जाएंगे तो इंटरव्यू में आप फेल नहीं होंगे, इंटरव्यू में घबराएंगे नहीं। घबरा बंदा उसी वक्त जाता है जब उसकी रिसर्च पूरी नहीं होती, प्रॉपरली प्रिपेयर करके नहीं आया होता। इसी तरीके से अक्सर ऐसा होता है कि आपकी एजुकेशन में, एक्सपीरियंसेस में कोई गैप आ गया हो। फॉर एग्जांपल जी पेपर रुक गया था, तो आपने 6 महीने फारिग बैठे, उसके बाद आपने दूसरी डिग्री करना शुरू कर दिया, बाद दूसरा सेमेस्टर करना शुरू कर दिया। या फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते थे, वहाँ से आपकी जॉब चली गई तो उसके बाद आपने किसी और कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान में 6 महीने का वक्फा ऐसे ही गुजर गया। तो वो जो गैप्स हैं, उन गैप्स के बारे में एम्प्लॉयर आपसे पूछ सकता है कि ठीक है ये जो गैप है, ये गैप क्यों था, इस गैप के दौरान आपने क्या किया, ये गैप आया क्यों। तो आप बता सकते हैं कि जी मेरे साथ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी, या घर में एक्सीडेंट हो गया था, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन, या मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो इस वजह से मैंने सेमेस्टर ब्रेक ले लिया था, या मैंने अपना ड्रॉप कर दिया था एजुकेशन। तो ये कुछ आपको गैप की जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछ ले तो उस गैप के बारे में आप बता सकें। इसी तरीके से ऑन द इंटरव्यू डे, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो ये है कि अराइव बिफोर टाइम, आपका जो टाइम है इंटरव्यू का उससे पहले पहुँचें। क्योंकि देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा गया है कि 9:30 बजे इंटरव्यू है, और आपको पता है कि मैं 25 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो आप 9 बजे घर से निकले, रास्ते में ट्रैफिक मिला, तो आप 9:40 में वहाँ पहुँचेंगे। तो फिर सोचिए, आपका 9:30 का टाइम था, एम्प्लॉयर क्या सोचेगा कि यार बंदा पंक्चुअल नहीं है, कमिटमेंट पूरी नहीं करता, टाइम पे नहीं आता, यही एक इमेज जाएगा ना। इसीलिए बेहतर यह है कि आप ऐसी प्लानिंग करके निकलें कि आप टाइम से पहले पहुँच जाए। ठीक है, टाइम से पहले पहुँचने का मतलब ये भी नहीं है कि 9:30 इंटरव्यू है तो 9 बजे आ गए। अब आ गए तो कंपनी में घूम रहे हैं जी, बात कर रहे हैं इधर उधर, कभी पानी मंगा रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं, कभी दरवाज़ा बजा रहे हैं, कभी रिसेप्शन को बोल रहे हैं भाई मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ। तो आप ऐसे टाइम से पहुँचे कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाले को भी प्रेफर नहीं करते। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बंदा अपनी मीटिंग्स में होता है या प्लान करके बैठा होता है कि मेरा 9 बजे एक इंटरव्यू है, उसके बाद 9:30 है, उसके बाद 10:30 है, तो ये जो 1 घंटा मेरे पास है, इस दौरान में मैं लंच ब्रेक ले लूँगा, या इस दौरान में मैं खाना खा लूँगा, या इस दौरान में मैं अपनी कोई मीटिंग कर लूँगा, या किसी से कॉन्फ्रेंस कॉल कर लूँगा। तो ये जो गैप उसने प्लान किया हुआ है, अब पता चला जी आपका 10:30 इंटरव्यू है, आप 10 बजे आ गए, तो एम्प्लॉयर तो एक इरिटेट फील करेगा कि नहीं करेगा कि यार अब ये अभी से आके बैठ गया, मुझे तो अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल, अच्छा बैठे रहने दो। होता है ऐसा। तो ये चीज़ें गलत हैं। आपका 15 मिनट का मार्जिन रखें, आप 15 मिनट कि अगर आपका इंटरव्यू है तो आप 15 मिनट पहले पहुँचे। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, लेट से आप सुबह से बाहर निकले हुए थे, काम कर रहे थे अपना, अचानक से इंटरव्यू के लिए पहुंच गए आप, अब आपको वॉशरूम जाना है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आप वॉशरूम चले जाएंगे तो कोई ऐसा मसला हो जाएगा। आप रिसेप्शनिस्ट से पूछिए, जो भी वहाँ पर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, उनसे रेस्ट रूम का मालूम कीजिए और जाकर रेस्ट रूम यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो इंटरव्यू में आप मिस्टेक्स करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपका कैरियर, आपकी अपॉर्चुनिटी आप लूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर यह है कि आप बेहतर तरीके से जाके बात करें, और अगर रेस्ट रूम यूज़ करना है तो आप कर लीजिए। उससे एक और फ़ायदा ये होगा कि रेस्ट रूम में जाके आप थोड़ा सा पानी वाली मुंह पे मार के, हाथ वाथ धो के थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ।
इसी तरीके से इंटरव्यू प्रिपरेशन के वक्त मिरर योरसेल्फ, जब भी आप वहाँ पहुँच जाएं तो आप शीशे में अपने आप को देख लें, और ड्रेस फॉर सक्सेस जो मैंने बात की ना, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करके जाएं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो इंटरव्यू होना चाहिए फॉर्मल, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी फॉर्मल है, और लोग अंदर से कैजुअल शर्ट, ऊपर से टाई और कोट लगा के आ गए, तो वो समझते हैं जी ये फॉर्मल है। नो नो नो, यू हैव टू बी वेरी careful in deciding whether a formal whether you have to wear formal or semi formal or business casual or completely casual। organizations के cultures पे depend करता है job responsibility। for example, एक मीडिया में कैमरामैन का इंटरव्यू है, तो कैमरामैन तो यूजुअली टी शर्ट और पैंट्स जीन्स पहन के घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनको काम ही बाहर करना होता है, तो वो तो कोट टाई पहन के नहीं आएगा ना। लेकिन अगर एक बैंक में बैंकर का इंटरव्यू है तो जाहिर सी बात है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोट और टाई और वेल ड्रेस्ड और प्रॉपर ग्रूम होके आए। तो ये चीज़ें का ख्याल आपको करना है। जो रिसर्च मैंने कहा था ना कि आपको रिसर्च करनी होती है, इन तमाम चीज़ों की रिसर्च भी आपको करनी होती है। इसी तरीके से यूज़ माउथ फ्रेशनर। अक्सर लोगों के बैड ब्रेथ की उनके अंदर एक वो होती है कि उनके मुंह से स्मेल आती है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपके मुंह से स्मेल आती है, तो माउथ फ्रेशनर यूज़ करें, सॉफ्ट मिंट्स वगैरह या कोई और टॉफ़ी, जिससे आपकी माउथ थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। स्मोकिंग अगर आप करते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान, छालिया, चाय, ये तमाम चीज़ों से बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ में भी बहुत ज़रूरी ये है कि आप माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और चीज़, जब आपका जिस दिन इंटरव्यू है, जहाँ पर आप पहुँचे हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए, बहुत ज़रूरी ये है कि आप इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा पानी पी लें। तो पानी या तो आप वहाँ पहुँच के मंगा सकते हैं या अपने साथ लेके जाएं। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि मैं अपना पानी अपने साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कराची में गर्मी बहुत पड़ती है, जाते हुए आधा घंटा लगेगा, जाने के बाद जब मैं पहुँचूंगा तो पसीना पसीना भी हो रहा होगा, जाहिर सी बात है प्यास भी लग रही होगी। पहुँचने के साथ ही अगर इंटरव्यूअर ने मुझे बुला लिया इंटरव्यू करने के लिए, तो मैं एक हलक खुश्क के साथ में क्या इंटरव्यू दूंगा। तो ये तमाम प्रिपरेशन में काउंट होता है। मैं अपने साथ शू शाइनर अपने साथ रखता हूँ। मुझे पता है कि मैं जब जाऊँगा तो कराची की सड़कों का आपको पता है, गाड़ी पार्क की, गाड़ी से उतरे, साफ़ सुथरे जूते आपके मट्टी में गए और पूरे मट्टी से ख़राब हो गए। अब आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके जूतों में मट्टी लगी होगी, एम्प्लॉयर को आपके बारे में क्या इमेज नज़र आ रहा होगा। वो तो ये सोचेगा यार इसके जूते तो साफ़ है नहीं, ये किस किस्म का मुँह उठा के इंटरव्यू देने के लिए आ गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए शू शाइनर अपने साथ रखें, माउथ फ्रेशनर अपने साथ रखें, पीने का पानी अपने साथ रखें, अपने साथ हैंकरचीफ रखें, रुमाल रखें ताकि पसीना वगैरह साफ़ कर सकें। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, और इन्हीं चीज़ों में हमारे नौजवान जो है ना लैग करते हैं, इन्हीं चीज़ों में लैग। एक बहुत अच्छा मैं आपको वाकया बताऊं, एक साहब थे जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ हिज एटीट्यूड आई गेव हिम द जॉब। वो मुझसे कहने लगा कि मैंने उससे कहा यार तुम्हें इंटरव्यू की कॉल कब आई थी? कहने लगा सर तकरीबन 1 घंटा पहले। मैंने कहा तुम्हें आने में कितना टाइम लगा? कहने लगा सर 20 मिनट। तो मैंने कहा तुम घर नहीं गए? कहने लगा नहीं सर, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम कोट शोट पहन के बैठे हुए हो, तो और मतलब तुमने टाई भी लगाई हुई है, शर्ट भी प्रॉपर पहन, तो क्या तुम यूनिवर्सिटी इसी कपड़ों में गए थे? कहने लगा नहीं सर, कोट मैंने दोस्त से मांगा है, शर्ट मैंने रास्ते से 30 रुपये की खरीदी है, टाई मैंने दोस्त से ली और पहन के आ गया। मैंने कहा वाह यार, लग ही नहीं रहा कि तुम अभी 15 मिनट में तैयार होकर आए हो। कहने लगा सर मैं क्या करता, इंटरव्यू की कॉल थी, वी डिड नॉट वांट टू मिस दी अपॉर्चुनिटी, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ से तैयार करके आ गया। तो उसके एटीट्यूड की बेस पर मैंने उसको जॉब दी थी, और मैंने कहा था कि यार ये होना चाहिए एटीट्यूड, आपको पता है कि किस तरह ग्रूम होकर आना, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। सेल फोन अपना स्विच ऑफ करना इंटरव्यू से पहले, आपको पता है कि सेल फोन अगर बीच में बजेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे अलॉन्ग विद यू। हो सकता है जिन साहब ने आपका इंटरव्यू लेना हो वो उस वक्त मीटिंग में हो या इत्तेफाक से छुट्टी पे हो। लेट से आपका मैनेजर ने इंटरव्यू लेना था, जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि जिन साहब ने इंटरव्यू लेना है आज वो छुट्टी पे हैं, तो उनकी जगह उनके सबऑर्डिनेट, असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, या उनका बॉस इंटरव्यू ले रहा है, जनरल मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में सीवी तो मैनेजर के पास पहुंची होगी, और वो कहेगा जी, अक्सर ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर कहता है आप सीवी लाए हैं अपने साथ? ओह अच्छा, चला ये लाइए। वो क्यों होता है? क्योंकि जिन साहब ने इंटरव्यू लेना होता है वो साहब आसपास होते नहीं है, या वो आउटडोर गए होते हैं, या छुट्टी पे होते हैं, या उस दिन आए नहीं होते, और जो दूसरे साहब इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो बगैर सीवी के कैसे इंटरव्यू लेंगे। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने साथ एक सीवी की कॉपी ज़रूर रखें। जैसे मैंने बताया अपनी पिछली एपिसोड में, अगर आपने एनवलप में रखा है तो किस तरीके से रखना है उसको, और अगर आपने फाइल में रखना है तो ऐसी फाइल में रखें जिसमें आपको पंच ना करना पड़े, वरना उसमें होल्स हो जाएंगे और वो बुरा लगेगा। एक और चीज़, एनवलप में अगर सीवी रखी है तो एनवलप को यहाँ शर्ट में ना रखें, क्योंकि पसीने से पूरा ख़राब हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें मायने रखती हैं। किसी को आप ऐसी सीवी देंगे जो पसीने में भीगी हुई है, और जब खोलेगा तो आधा उसमें इंक फैली हुई है, आधे कलर्स फैले हुए हैं, ऊपर से
पान के निशान लगे हुए हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका लुक कैसे जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए जो है ना आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ता है। ये वो तमाम प्रिपरेशन है जो ऑन द इंटरव्यू डे की मैं आपको बता रहा हूँ। ड्यूरिंग इंटरव्यू किन चीज़ों का ख्याल रखना है? ड्यूरिंग इंटरव्यू सबसे पहले तो बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, जो आप हैं आप वही रहें। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्माइल जैसी है आप वैसे रहें, आपका हेयर स्टाइल जैसा है आप वैसे रहें, आप जिस तरह बिहेव करते हैं आप वैसे रहें। अच्छा, बी कॉन्फिडेंट, डोंट टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना जवाब दें आप। कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा टांग हिलाना, बहुत ज़्यादा हाथ हिलाना, बहुत ज़्यादा यूं यूं करना, बहुत ज़्यादा यूं यूं करना, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं इंटरव्यू। क्योंकि जाहिर सी बात है, अक्सर आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में 2-3 लोग होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 इंटरव्यू में लोग बैठे हैं, एक सवाल पूछ रहा है, 2 आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं, वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आया कि जो बात आप कह रहे हैं वो वाकई सच है या झूठ है। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सब कुछ बता रही होती है, इसलिए कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप प्रोफेशनल हैं, 4-5-6 साल का तजुर्बा है, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो यकीनन आपके पास बिजनेस कार्ड्स भी होंगे। तो इट्स बेटर व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, आप रिसेप्शन पे अपना बिजनेस कार्ड दें, जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू कर रहा है आप उसको अपना बिजनेस कार्ड दें, ताकि आपका प्रोफेशनल इमेज नजर आए, उसको लगे कि हाँ, कोई मैं किसी काबिल शख्स से बात कर रहा हूँ। डू नॉट हेसिटेट आस्किंग क्वेश्चंस। आपको कुछ सवाल है कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में, रोल के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। डोंट अफ्रेड ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन सैलरी, डोंट गेट अफ्रेड ऑन नेगोशिएटिंग फॉर सैलरी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है ना सैलरी के बारे में बात करते हुए हिचकिचाते हैं। जब आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करके आएंगे, आपको पता होगा कि पे बैंड्स क्या हैं या सैलरी रेंजेस क्या हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, थोड़ा बहुत आप किसी से मालूमात करके आए होंगे, तो आप इस पर नेगोशिएट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड देन बैलेंस योर वॉइस एंड टोन, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ट्राई टू यूज़ इंटरव्यूअर्स लैंग्वेज। अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, तो आप इंग्लिश में बात कीजिए, अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि मिक्स में बात करें, ताकि आपकी बात अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो जाए। अगर वो आपसे उर्दू में बात कर रहा है तो आप उर्दू में बात कीजिए। इस तरीके से डोंट एक्ट टू ग्रीडी और टू नीडी। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, मुझे तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन एज एन एम्प्लॉयर अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर प्लीज़ मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मुझे आप जॉब दे दें, तो कभी भी एज एन एम्प्लॉयर आपको ज़रूरतमंदी के देखते हुए जॉब नहीं देगा। वो ये देखेगा कि आप काबिल कितने हैं, काम कितना आता है। अगर आप सिर्फ ये कहें जी मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, बहनों की शादी करनी है, घर में खाने को नहीं है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। वो वहाँ वेलफेयर एसोसिएशन खोल के नहीं बैठा हुआ, वो आपको उसको जॉब देनी है तो उसकी काबिलियत की बेसिस पे देनी है। तो आपको इंटरव्यूअर को विन करना होता है, सिचुएशन को विन करना होता है, अपनी जगह बनानी होती है, ऐसे मांगने से कोई नहीं देता। तो डोंट एक्ट टू ग्रीडी, बहुत ज़्यादा एक तो पैसे की बात ना करें, या बहुत शुरू के इंटरव्यूज़ में खास तौर पर पहला इंटरव्यू है, पहले ही इंटरव्यू में दूसरे चौथे तीसरे सवाल में आपने सर पैसे कितने मिलेंगे या मुझे आप कितने देंगे। एक साहब थे, मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका, तो वो कहने लगे कि 2 महीने का एक्सपीरियंस था, फ्रेशर थे, MBA पास आउट थे, तो 18,000 रुपये की जॉब पे काम करके आए थे और मुझसे 35,000 रुपये डिमांड कर रहे थे। तो मैंने उससे पूछा बेटा कितने पैसे लोगे आप, क्या एक्सपेक्टेशन है सैलरी की? तो वो मुझसे कहता आप कितने देंगे? तो मैंने कहा अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप मुझसे कुछ डिमांड करें। तो कहने लगा सर मैं तो 35,000 रुपये लूँगा। मैं कहा बेटा आप रिसर्च करके आओ कि आप किस पोजीशन के लिए आए हो, किस जॉब के लिए आए हो, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, 2 महीने का तजुर्बा है आपके पास, आप ऐसे। तो ये कुछ सिचुएशंस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको ऑकवर्ड मोमेंट में डाल देती हैं, ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देती हैं, इनको भी अवॉइड करना होता है। जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो उसके बाद आपने इंटरव्यूअर से फॉलोअप भी करना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छी कंपनीज़ में जब आप बिज़नेस कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, जिन साहब ने आपका इंटरव्यू लिया है, अगर आपने उनका नाम नोट किया है तो यकीनन आप उनसे बिज़नेस कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं कि जी मैं फ़लाना बात कर रहा हूँ, आपने मेरा इस तारीख को इंटरव्यू लिया था, आई जस्ट वॉन्ट टू फॉलो अप कि मेरे इंटरव्यू का क्या हुआ। तो वो आपको बता देगा। रिसेप्शनिस्ट से अगर आपने बात की है, उसका नंबर प्रॉपरली नोट किया था जिसने आपको इंटरव्यू की कॉल की थी, तो आप उससे फॉलोअप कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने आपको रेफ़र किया है आप उससे फॉलो अप कर सकते हैं,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसने आपको रेफ़र किया है उसको शुक्रिया। अक्सर ऐसा होता है कि जी जॉब तो मिल गई, जिस साहब ने आपको रेफ़र किया था आप जाके इंटरव्यू भी देकर आ गए, आपकी जॉब भी लग गई, और जिन साहब ने आपको रेफ़र किया था उनको आपने शुक्रिया तक का मैसेज भी नहीं किया। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ें फिर आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। हो सकता है वो शख्स आपको आगे कहीं रेफ़र ना करे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जिसने आपको रेफ़र किया है, बेशक आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो या ना हो, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें कि थैंक यू सर, आपने मुझे रेफ़र किया, मैं इंटरव्यू देकर आ गया हूँ, मुझे आप अपडेटेड रखिएगा अगर आपको कुछ पता चले तो। ये कुछ तरीक़ेकार होते हैं जो आप लोग वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की। वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं इंटरव्यू या इंटरव्यू वाले दिन या इंटरव्यू के दौरान। जैसे मैंने कहा कि अराइविंग लेट, या आप लेट बहुत आ रहे हैं इंटरव्यू वाले दिन, जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू है आप लेट पहुंच रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव इमेज, बहुत ही गलत इमेज आपका जाएगा। अराइविंग टू अर्ली, जैसे मैंने कहा ना 9:30 बजे 10:30 बजे इंटरव्यू है, आप 10 बजे आके बैठ गए। अब वो साहब अपनी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि मुझे मीटिंग में जाना था या कॉन्फ्रेंस कॉल करनी थी या मुझे ये 2-4-5 ईमेल्स करनी थी, और आप आके बैठे हैं। ऐसा लगता है एम्प्लॉयर्स इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये अभी से आके क्यों बैठ गया, मुझे तो बहुत सारे काम करने थे इस दौरान।